70, 80 और 90 के दशक की कुछ यादें आपके जहन में कहीं छिपी होगी, जब अल्मोड़ा, ऋषिकेश, हल्द्वानी, कोटद्वार, पौड़ी, पुरानी टिहरी या रामनगर के किसी बस अड्डे पर सवारियों से ठसाठस भरी बस में आप अपने परिवार के साथ गांव जाने के लिए बैठे हों। हो सकता है कि आप मायूस हो कि आपको खिड़की वाली सीट नहीं मिल पाई है। उधर आपकी बहन या छोटे भाई का खड़ी बस में ही जी मिचलाने लगा हो, क्योंकि बस में कोई कहीं लुक छुप कर बीड़ी पी रहा था। बस अड्डे की तरफ बेतरतीब सी लगी हलवाई की दुकान पर आपके पिता बर्फी लेने गए हों और आप बस में बैठकर उस दुकान पर सुर्ख लाल जलेबियों और पेंठों पर भिनभिनाती मक्खियों को देख रहे हो। तभी बस में बैठे यात्रियों की चिल्लम पौ को चीरते हुए आवाज आती है, नारियले, नारियले, नारंगी, संतरे, मूंगफली, करारे मूंगफली। आपकी माँ ने जैसे ही 1 रुपए की मूंगफली ली, उतने में बस स्टार्ट हो गई और उसके चलते ही ठंडी हवा का जो झोंका आपके चेहरे से टकराया, उसकी शीतलता के सामने आज की तमाम एसी वाली गाड़ियों की ठंडक फीकी है। ऋषिकेश बस अड्डे से चली बस के यात्रियों को गर्मी से असल राहत आगरा खाल में मिलती, तो कोटद्वार से चली बस वालों को दुगड्डा में। आज के दौर में कार से सफर करने वाली युवा पीढ़ी शायद उस दौर के रंगों को कभी महसूस न कर सके, जिन रंगों ने उनके माता पिता और बड़े भाई बहनों के बीत चुके वक्त के कैनवस पर यादों को कभी न भुलाने वाली तस्वीर बनाई। ये वो दौर था जब उत्तराखंड के पर्वतीय कस्बों में इक्का दुक्का मालदारों के पास ही अपनी एम्बेसडर कार हुआ करती थी। उस वक्त पूरे उत्तराखंड के समाज को एक दूसरे से जो जोड़ती थी वो बसें ही थी। जीएमओ, टीजीएमओ और केएमयू सरीखी बस सेवाएं ही थी जो एक गांव से दूसरे गांव समलौंड भी पहुंचाती थी और सीमा पर तैनात फौजियों की चिट्ठी भी। राज्य के दुर्गम पहाड़ों पर तैनात प्राइमरी और जूनियर हाई स्कूल के टीचर सुबह तय समय पर बसों में चढ़ते और सटीक समय पर स्कूल पहुंच जाते। वो स्कूल में बिना चिंता किए इसलिए तसल्ली से पढ़ा पाते क्योंकि वो निश्चिंत होते थे कि निर्धारित समय पर उन्हें लेने बस सर्विस आ जाएगी। हालांकि उनकी बेचैनी तब जवाब देने लगती जब आखिरी पीरियड के बीच में ही बस का हॉर्न दूर किसी धार से सुनाई पड़ जाता। तब आनन फानन में बच्चे टाट पट्टी उठाते और बाहर लगे माँ साहब के टेबल चेयर अंदर स्कूल में बंद कर दिए जाते। उत्तराखंड में बस सेवाएं भले ही आज दम तोड़ने लगी हो, लेकिन किसी दौर में ये पहाड़ी समाज की धमनियों में अनिवार्य जरूरत की तरह थी। न केवल समाज बल्कि सांस्कृतिक विरासत के विस्तार और आंदोलनों को मजबूती देने में भी इन्हीं बसों ने उल्लेखनीय योगदान दिया है। तभी तो इन बसों पर तमाम उपमाओं से सुसज्जित दर्जनों लोकगीत बने हैं और कविताएं रची गई है। लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी का वो चर्चित गीत चली बह मोटर चली सारा रारा पौ पौ, भला कौन भूल पाया होगा। इस एक गीत में ही नेगी जी ने बस के भीतर पूरे उत्तराखंड के समाज को समायोजित कर लिया था। आज हम आपको इन्हीं ऐतिहासिक बस सेवाओं की एक इतिहास यात्रा पर ले चलेंगे कि ये बस सेवाएं कैसे शुरू हुई और कैसे इसने पूरी आधी सदी तक पहाड़ों में एक गांव से दूसरे गांव के सुख दुख साझा किए। कभी सीमा पर तैनात बेटे की चिट्ठी को उसकी मां तक पहुंचाकर मुरझाए हुए चेहरे पर खुशियां बिखेरी, तो कभी मनी ऑर्डर पहुंचाकर वो बूढ़े बाप की लाठी बन गई। एक ऐसी बस सेवा जिसने उत्तराखंड आंदोलन की गति बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बगावती सुर अपनाते हुए सबसे पहले इन्हीं बसों पर उत्तराखंड सरकार लिखकर पृथक राज्य आंदोलन का बिगुल फूंक दिया गया था। नमस्कार, मेरा नाम है प्रगति और आप देख रहे हैं 12 मासा का कार्यक्रम डांडी काठी। इस वीडियो की शुरुआत में हम आपको 70 के दशक की कुछ स्मृतियों में ले गए थे। हालांकि उत्तराखंड में बसों का ये सफर इससे भी करीब 30 साल पहले यानी 40 के दशक में शुरू हो गया था। इसकी शुरुआत की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। उत्तराखंड में सबसे पहले पुरानी संगठित बस सेवा केमू यानी कुमाऊं मोटर ओनर्स यूनियन लिमिटेड थी। केमू की शुरुआत इसलिए भी गढ़वाल की बस सेवाओं से पहले हो गई थी क्योंकि कुमाऊं क्षेत्र में अंग्रेजों ने सड़कों का विस्तार 20वीं सदी की शुरुआत में ही कर दिया था। काठगोदाम से नैनीताल की तरफ मोटर मार्ग बनाए जाने की शुरुआत 1911 में हो गई थी और साल 1915 में इसी मार्ग पर कुमाऊं की पहली यातायात सेवा शुरू हुई। इसके 5 साल बाद यानी 1920 में मुंशी लालता प्रसाद टमटा ने हिल मोटर्स ट्रांसपोर्ट कंपनी की शुरुआत की। इसके अंतर्गत हल्द्वानी और काठगोदाम से अल्मोड़ा और रानीखेत तक लॉरियां चलने लगी। फिर साल 1922 में द कुमाऊं मोटर सर्विस कंपनी के साथ ही ब्रिटिश इंडिया कॉरपोरेशन कंपनी और नैनीताल मोटर ट्रांसपोर्ट कंपनी की भी स्थापना हो गई। पर्वतीय मार्गों के उस दौर में सबसे पहले पेट्रोल इंजन वाली आधा टन लॉरी चलती थी। असल में इस वाहन की भार क्षमता आधा टन होती थी, इसलिए स्थानीय बोलचाल में इसका नाम ही आधा टन पड़ गया। ये गाड़ी ना तो बस थी और ना ही कार।
इसके टायर ठोस रबड़ के होते थे। उस वक्त तक आज की तरह ट्यूब वाले या ट्यूबलेस टायर नहीं हुआ करते थे। ये वाहनों के आविष्कार का शुरुआती दौर भी था, इसलिए आज की तुलना में इन वाहनों का डिजाइन भी कुछ अजीब होता था। इस आधे टन की अधिकतम गति सीमा सिर्फ 12 किलोमीटर प्रति घंटा थी। साल 1920 तक 1 टन की पेट्रोल से चलने वाली लेलैंड लॉरी चलना शुरू हुई। इसमें ड्राइवर और कंडक्टर सहित कुल 12 लोग बैठ सकते थे। अब टायर भी हवा से भरे ट्यूब वाले होने लगे थे। इसी रूट पर 1920 से 1938 तक 1.5 टन की शेवरले लॉरी चलने लगी। इन गाड़ियों में 18 लोग बैठ सकते थे और इन सवारी गाड़ियों में 42 मन भार की अनुमति होती थी। फिर 1938 में 2 टन की मोटर गाड़ियों के संचालन की अनुमति दी गई और कुछ समय बाद 44 लोगों को ले जाने की अनुमति मिली। साल 1936 तक पूरे कुमाऊं में 13 बस कंपनियां अस्तित्व में आ चुकी थी, लेकिन आपसी प्रतिस्पर्धा के चलते इनमें से अधिकांश कंपनियां डूबने लगी। ऐसे में साल 1939 में इन 13 कंपनियों का विलय हुआ और कुमाऊं मोटर ओनर्स यूनियन लिमिटेड अस्तित्व में आई, जो फिर अगले 70 सालों तक कुमाऊं के सभी जिलों और दूरस्थ गांवों के समाज का अभिन्न अंग बन गई। इसमें सबसे दूरस्थ जिले पिथौरागढ़ में संभवतः 1951 में पहली बस पहुंची। पहले टनकपुर से पिथौरागढ़ के लिए पैदल ही जाया जाता था और इसमें 3 दिन का समय लगता था। पहाड़ में प्रकाशित अपने लेख मेरा शोर कुछ यादों में भवानी दत्त गरकवाल लिखते हैं कि टनकपुर पिथौरागढ़ मार्ग 1950-51 में बनकर तैयार हुआ था। स्थानीय लोगों में भारी उत्साह था, जबकि अल्मोड़ा से पिथौरागढ़ सड़क मार्ग तो इससे भी देर में बना। गढ़वाल क्षेत्र की बात करें तो यहाँ साल 1939 में बस कंपनियों के संचालन की शुरुआत तब हुई जब कोटद्वार, सतपुली और पौड़ी के बीच सड़क निर्माण का कार्य शुरू हुआ। ये वो दौर भी था जब बसों में 3 तरह की सीटें हुआ करती थी। जैसे आज के वक्त में हवाई जहाज में 2 श्रेणियां होती है, वैसे ही कभी इन बसों में हुआ करती थी, बल्कि इनमें 2 नहीं 3 श्रेणियां होती थी। ड्राइवर के बिल्कुल पीछे की एक पंक्ति को फर्स्ट क्लास कहते थे। इसे वीआईपी सीट भी कह सकते हैं, क्योंकि इस पंक्ति में सिर्फ एक ही सीट हुआ करती थी। इसका टिकट सबसे महंगा होता था और इसे लेने वाला अक्सर बस से उतरकर इसका टिकट अपने कुर्ते की जेब से आधा बाहर इसलिए रखता था क्योंकि समाज में उसका आर्थिक रुतबा दिख सके। ठीक वैसे ही जैसे इन दिनों कई लोग हवाई जहाज की यात्रा के बाद अपने बैग पर लगी एयरलाइन की चिप्पी को कई दिनों तक लगा रहने देते हैं। फर्स्ट क्लास के बाद पीछे की 2 पंक्तियों की सीट दूसरे दर्जे की होती थी। पहली और दूसरे दर्जे की सीटों के बीच में एक जाली होती थी जो दोनों श्रेणियों को विभाजित करती थी। इन सब के पीछे होती थी कथित कैटल क्लास, यानी तीसरे दर्जे की सीट जो लकड़ी के फट्टों से बनी होती थी। इसमें यात्री आमने सामने एक दूसरे की तरफ मुंह करके बैठते थे और बीच में उनका सामान रखा होता था। इस तीसरे दर्जे की यात्रा में सवारियों को बेहिसाब ठूस दिया जाता था। कई बार तो उसमें बकरियां, कुत्ते और छोटी बछड़ियों तक यात्रियों के साथ सवारी करती थी। पहले जब किसी कस्बे या गांव में बस पहुंचती तो कई दिलचस्प वाक्य होते। ऐसा ही एक वाक्य कोटद्वार पौड़ी मोटर मार्ग का भी है। यूँ तो इस मोटर मार्ग का निर्माण 1930 के दशक में ही पूरा कर लिया गया था, लेकिन तब इस पर सिर्फ अंग्रेज अधिकारियों के ही वाहन चला करते थे। नियम इतने सख्त थे कि किसी स्थानीय भारतीयों को इस सड़क पर पैदल चलने की भी अनुमति नहीं थी। लेकिन साल 1942 में जब पूरे देश में महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ तो अंग्रेजों की सामंतवादी ठसक कुछ कम हुई। तब उन्होंने कोटद्वार से दुगड्डा होते हुए पौड़ी तक के मोटर मार्ग पर निजी वाहन चलाने की अनुमति दे दी। लेकिन दिक्कत ये थी कि उस दौर में किसी के भी पास निजी वाहन होते नहीं थे, तो चलते क्या? तब दुगड्डा के बड़े व्यापारी मोतीराम और कोटद्वार के सेठ सूरजमल ने मिलकर एक लॉरी खरीदी। लेकिन इस लॉरी को खरीदने से भी समस्या का समाधान नहीं हुआ, क्योंकि पहाड़ों के कच्चे रास्ते पर लॉरी चलाने के लिए कोई ड्राइवर तैयार ही नहीं हुआ। ऐसे में पौड़ी के ब्यासू गांव के राजा राम मलासी सामने आए और उन्होंने इस लॉरी को कोटद्वार से पौड़ी तक पहुंचाया। वो उस वक्त इस पूरे क्षेत्र के इकलौते ड्राइवर थे जो मैदानों में अंग्रेजों के वाहन चलाया करते थे। 1940 के दशक में जब पहली बार ये बस सर्विस कोटद्वार से पौड़ी के लिए रवाना हुई तो एक रात उसे सतपुली बाजार में रोका गया। वो इसलिए कि बस महज 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ही चल सकती थी। ऐसे में गंतव्य तक पहुंचने में कई बार तो 2-2 दिन लग जाते थे और कई बार बस में बैठी सवारियों को आधे रास्ते में ही कहीं धर्मशाला तो कहीं किसी अन्य आश्रय में रात बितानी होती। अब सतपुली में हुआ ये कि जब बस को खड़ा किया गया तो वहाँ बड़ी संख्या में आसपास के गांव के लोग बस को देखने पहुँच गए।
बताते हैं कि इनमें से कुछ महिलाओं ने तो बस के आगे हरी घास और पानी की बाल्टियां रख दी थी, ये कहते हुए कि बहुत दूर से आई ये बेचारी थक गई होगी। ऐसे ही किस्से पौड़ी में भी हुए। बहरहाल इसके कुछ समय बाद कोटद्वार निवासी रामशरण माहेश्वरी, चौधरी राजाराम, लाला मक्खन लाल, GH सैम्यूल, प्रयागदत्त धस्माना, EH सैम्यूल और पंडित छाजूराम ने एक यातायात कंपनी शुरू की। कंपनी के पंजीकरण के लिए स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और पूर्व सांसद प्रताप सिंह नेगी के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल लखनऊ गया। कंपनी का रजिस्ट्रेशन संभव न होने पर शिष्टमंडल तत्कालीन प्रीमियर गोविंद बल्लभ पंत के पास पहुंचा और उनके निर्देश पर GMOU लिमिटेड को पंजीकृत कर लिया गया। GMOU लिमिटेड यानी गढ़वाल मोटर ओनर्स यूनियन लिमिटेड। जनरल मैनेजर उमानंद बड़तवाल के निर्देशन पर 11 अगस्त 1942 को इस कंपनी ने कार्य शुरू कर दिया। शुरुआत में कंपनी के पास 16 सीटों वाली 18 बसें थीं। 1944 और 45 में कुछ सदस्यों ने गढ़वाल मोटर ट्रांसपोर्ट कंपनी का गठन किया, जिसे बाद में गढ़वाल मोटर ओनर्स यूनियन लिमिटेड में ही शामिल कर लिया गया। 16 सितंबर 1947 को जब इस कंपनी का पुनर्गठन किया गया, तब तक इसमें 22 सीट वाली 110 बसें शामिल हो चुकी थी। 1954 में कंपनी की बसों की संख्या 172 हो गई थी और वर्तमान में कंपनी के पास 423 बसों का बेड़ा है। कोटद्वार यातायात कंपनी GMOU ने 1973 और 74 में 1 करोड़ का व्यवसाय कर कीर्तिमान स्थापित किया था। दूसरा कीर्तिमान 1994 में इसने 10 करोड़ का व्यवसाय कर बनाया। लेकिन कंपनी का 75 वर्षों का सफर हमेशा खुशनुमा भी नहीं रहा। साल 1951 में नयार नदी में आई भीषण बाढ़ में कंपनी के सदस्यों की 22 बसें बह गई थी। चालक परिचालकों समेत 32 व्यक्ति अकाल मौत का शिकार हुए। इसी तरह की दैवीय आपदा का सामना कंपनी को 1970 में बेलाकुची में भी करना पड़ा था, जहां अलकनंदा में आई बाढ़ कंपनी के 9 वाहन बहा ले गई थी। 2013 की केदारनाथ आपदा में भी GMOU को खासा नुकसान झेलना पड़ा था। उधर फट्टो वाली सीट से शुरू हुई बद्रीनाथ यात्रा का इतिहास भी 64 साल पुराना है। उस समय टिहरी रियासत के राजा नरेंद्र शाह ने 1947 में पहाड़ की सड़कों पर 4 बसों को चलाने की राजआज्ञा दी। हालांकि इतिहासकार डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल अपनी किताब टिहरी गढ़वाल राज्य का इतिहास भाग 2 में लिखते हैं कि दिसंबर 1939 तक नरेंद्र नगर से आगे और टिहरी से 12 किलोमीटर पहले चंबा तक मोटर गाड़ियां चलने लगी थी। 16 अप्रैल 1940 को पहली बार मोटर गाड़ी टिहरी पहुंची। टिहरी में भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर मौजूद पुराना पुल 1924 की बाढ़ में बह गया था। लगभग उसी स्थान पर लकड़ी का नया पुल बनाया गया। इसी पुल से पहली बार 1945 में राजकुमार बालेंदु शाह कार ड्राइव कर टिहरी बाजार होते हुए राजमहल पहुंचे थे। इन मार्गों पर सबसे पहले सहारनपुर के जंग ब्रदर्स ने अपनी बसें चलाई। पहले जंग ब्रदर्स ने ऋषिकेश से नरेंद्र नगर और ऋषिकेश से देवप्रयाग तक बसें संचालित की। बद्रीनाथ और केदारनाथ जाने वाले यात्री भी इन्हीं बसों से देवप्रयाग तक पहुंचते थे। ऋषिकेश से देवप्रयाग तक के महज 70 किलोमीटर के सफर को पूरा करने में बस एक पूरा दिन लगाती थी। बाद में कीर्तिनगर तक रोड बनी तो बसें वहां तक पहुंचने लगी। उधर जंग ब्रदर्स की बसें टिहरी राजा से राजआज्ञा प्राप्त करने के बाद चंबा तक भी आने लगी थी। 1942 में जब बाबा नागार्जुन तिब्बत के प्रसिद्ध बौद्ध मठ थोलिंग की यात्रा पर गए तो उन्होंने ऋषिकेश से टिहरी तक लॉरी में सफर किया था। उनका एक यात्रा वृतांत जो पहाड़ में भी प्रकाशित हुआ था, उसमें वो लिखते हैं, टिहरी के लिए लॉरी मिलने में दिक्कत इसलिए हुई क्योंकि पेट्रोल की कमी के कारण बस सर्विस अनियमित हो गई थी। 4.5 रुपया बस का किराया था। हम आगे की सीट पर बैठे कि नज़ारे देखते हुए चलेंगे। कुछ दूर आगे बढ़ने पर नरेंद्र नगर दिखाई देने लगा। ऊंची नीची टेढ़ी मेढ़ी पहाड़ियों की परिक्रमा करती हुई हमारी लॉरी शाम को टिहरी पहुंची। ऋषिकेश यहाँ से 80 किलोमीटर पीछे रह गया था। टिहरी की आबादी मुश्किल से 2000 रही होगी। शिक्षा का अनुपात बहुत पिछड़ा हुआ है। मुझे गढ़वालियों की जिस नवचेतना का परिचय ब्रिटिश गढ़वाल में मिला, वह इस रियासती गढ़वालियों में नहीं मिला। 1950 के दशक में जंग ब्रदर्स के साथ कुछ अन्य मोटर मालिक जुड़े और 14 मार्च 1953 को टिहरी गढ़वाल मोटर ओनर्स यानी TGMO की शुरुआत हुई। इस कंपनी के पहले अध्यक्ष बने सहारनपुर के जगत प्रसाद। 4 धाम यात्रा की पहली बस सेवा को शुरू करने का कीर्तिमान भी TGMO के खाते में ही दर्ज है। आज के वक्त में बसों का संचालन कम हो गया है। अब लोगों के पास अपने निजी वाहन हैं और बसों में बैठकर सफर करने का धैर्य भी कम ही बचा है। काफ़ी हद तक टैक्सी और मैक्सी ने भी बसों के व्यापार को सीमित कर दिया है। इसलिए पहाड़ के कई रूट्स पर बसों का संचालन बंद ही हो गया है।
किसी ज़माने में गांव के लोग बसों के आने पर समय का अंदाज़ा लगाते थे, क्योंकि अधिकांश घरों में घड़ियां नहीं होती थी। आज वो ही समय का आभास कराने वाली बसें वक्त के आगे दम तोड़ने लगी है और पीछे रह गई है हमारी और आपके बचपन की धुंधली सी वो यादें जो हमने अपने गांव जाते वक्त बसों के सफ़र में संजोई थी। उत्तराखंड में बसों के इतिहास की यात्रा पर ले जाती है स्क्रिप्ट आपके लिए लिखी थी हमारे सहयोगी मनमीत ने। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपके पास भी बसों से जुड़ी कुछ ऐसी यादें हैं जो बीत गई पर याद रही, तो हमें लिख भेजें नीचे कमेंट बॉक्स में और देखते रहे बारामासा।